ओके बेटा जी, ओके ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन यू, गलती है हमारी। चलिए इसको शुरू से चालू करते हैं, दोबारा से चालू करते हैं, कोई ना कोई ना। चलिए हाँ, स्लाइड पीछे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नमस्कार मित्रों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बेटा जी आप लोग? चलो बढ़िया। चलिए तो बेटा जी कल हम लोग, दैट इज माय मिस्टेक, हम लोग चेक नहीं कर पाए, कुछ और साइड में काम हो रहा था उस चक्कर के अंदर। कोई ना, अब आ रही है आवाज, अब आएगी आवाज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने क्या कंप्लीट किया? यस यस गुड, अब आएगी आवाज। क्या कंप्लीट किया? कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपने तत्व यौगिक और मिश्रण का पार्ट। क्या कंप्लीट किया था बेटा जी? तत्व यौगिक और मिश्रण का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा जी? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात मैं करूं उससे पहले मैं किसको डिस्कस करूंगा बेटा जी? मैं डिस्कस कर रहा हूं अपने भौतिक गुणधर्मों को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? भौतिक गुणधर्मों को। देखिए, भौतिक गुणधर्मों से मतलब क्या हुआ, या भौतिक गुणधर्मों से मतलब क्या हुआ? तो बेटा जी ऐसे गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म क्या हुआ बेटा जी? ऐसे गुणधर्म जो आसानी से पहचाने जा सके और आसानी से मापे जा सके। क्या बोल रहे हैं? ऐसे गुणधर्म जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, आसानी से मापे जा सकते हैं, और जिन्हें मापने पर पदार्थ में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे गुणधर्मों को हम क्या करें बेटा जी? भौतिक गुणधर्म करें। देखिए, रिपीट कर रहा हूं, भौतिक गुणधर्म क्या चीज हुए? ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से मापा जा सकता है, तथा जिन्हें मापने पर पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ऐसे परिवर्तनों को, ऐसे गुणधर्मों को हम लोग क्या कह रहे हैं? भौतिक गुणधर्म। नमस्कार बेटा जी, खुश रहो, जीते रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। तो भौतिक गुणधर्म क्या हुए? जिन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं, और जिन्हें मापने पर पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। ऐसे गुणधर्मों को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी? भौतिक गुणधर्म कहते हैं। क्या नाम दिया ऐसे गुणधर्मों को? हमने भौतिक गुणधर्म नाम दिया। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने दिया, ये दो लाइनें बनाई मैंने, बताइए किसकी लेंथ ज्यादा है? किसकी लेंथ ज्यादा है? जल्दी से क्विकली बताइए मेरे को, किसकी लेंथ ज्यादा है? तो आप क्या होगे? सर सेकंड वन की लेंथ ज्यादा है, सेकंड वाला चाहो उसकी लेंथ ज्यादा है। क्या आपने इसको मापा? क्या नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व किया, सिर्फ पहचाना। क्लियर? या फिर बिल्कुल बेटा, खूब आशीर्वाद है। यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज विच आर इजीली एब्जॉर्ब एंड इजीली मेजरेबल। आप लिखते जाइए बेटा जी साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज विच आर इजीली एब्जॉर्ब एंड इजीली मेजरेबल, डजंट नीड एनी चेंज फॉर मेजरमेंट, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए ओके, तो फिजिकल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। दो लाइनें बनाई, किसकी लेंथ ज्यादा है? इसकी है। क्या आपने इसको मापा? क्या नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व किया। क्लियर? क्या किया? सिर्फ ऑब्जर्व किया, सिर्फ पहचाना, पहचान के बताया। सपोज मैं कह रहा हूं इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्या मापने पर इसकी लेंथ में कोई परिवर्तन हुआ? क्या मापने पर, आपने जैसे इसको मापा, क्या मापने पर इसकी लेंथ में कोई परिवर्तन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। क्लियर? तो सिर्फ आपने पहचान करके इसको क्या बताया कि इसकी लेंथ इतनी है। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो ऐसे गुणधर्मों को हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी? भौतिक गुणधर्म कहेंगे। क्या नाम देंगे? भौतिक गुणधर्म कहेंगे। तो भौतिक गुणधर्म क्या हुए? ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके, आसानी से मापा जा सके, तथा जिनके मापने पर पदार्थ में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे गुणधर्मों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक गुणधर्म कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या हुआ? द्रव्यमान, मास या वेट, आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल, रंग, कलर, घनत्व, डेंसिटी,
ऐसे गुणधर्म क्या कहलाएंगे बेटा जी मेरे? भौतिक गुणधर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भौतिक गुणधर्म कहलाएंगे। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहां पे? तो ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके और आसानी से मापा जा सके, उन्हें क्या कह रहे हैं हम लोग? भौतिक गुणधर्म कह रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्मों की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? रासायनिक गुणधर्मों की। तो रासायनिक गुणधर्म क्या हुए? ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से केमिकल प्रॉपर्टीज आसानी से पहचाना एवं मापा न जा सके। क्या बोले हमने? ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता और नमस्कार बेटा जी, गुड मॉर्निंग, खुश रहो। अब इसके ऊपर ये सारी चीजें चलती रहेगी, साथ में अपन अपना टॉपिक देखते रहते हैं। क्या बोले? ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से मापा जा सकता है तथा जिनके मापन पर परिवर्तन आवश्यक है। क्या है? परिवर्तन आवश्यक है। क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी? रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो ऐसे गुणधर्म जिन्हें आसानी से मापा जा सके, आसानी से पहचाना नहीं जा सके, ना तो आसानी से मापा जा सकता है ना आसानी से पहचाना जा सकता है, जिनके मापन पर क्या है? परिवर्तन आवश्यक है, यानी चेंज होगा ही होगा। रासायनिक गुणधर्मों की यह विशेषता है कि इनके लिए क्या चाहिए? चेंज या परिवर्तन आवश्यक है। बगैर परिवर्तन के रासायनिक गुणधर्म नहीं है। क्लियर? चलिए, तो अब रासायनिक गुणधर्मों के मैं एग्जाम्पल लूं, उदाहरण ले लेता हूं। चलिए कुछ मैं एग्जाम्पल ले लूं कि साहब ये मार्कर अगर मैं इसको जलाऊं तो ये जलेगा या नहीं जलेगा, कितनी ऊर्जा देगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको जला के देखना पड़ेगा। जलाएंगे तो क्या होगा? परिवर्तन हो गया, किसी और उत्पाद में बदल गया, किसी और पदार्थ में बदल गया। तो ऐसे गुणधर्म को हमने क्या कह दिया? रासायनिक गुणधर्म। चले और क्या देखते हैं। अब इसकी ये अम्लीय गुणधर्म दिखा रहा है या क्षारीय गुणधर्म दिखा रहा है। क्या करना पड़ेगा? इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी। अम्ल है तो क्षार से कराऊं, क्षार है तो अभी अनुक्रमणीयता, वो भी डिस्कस करते हैं। अनुक्रमणीयता या उत्क्रमणीयता, दोनों को चीजों को डिस्कस करेंगे बेटा जी अभी। तो क्या डिस्कस किया? दहनशीलता। रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई? दोज प्रॉपर्टीज विच आर नॉट इजीली ऑब्जर्व, नॉट इजीली मेजरेबल, बट दे नीड चेंजेस फॉर मेजरमेंट। चेंजेस फॉर मेजरमेंट, उन्हें हमने क्या कह दिया बेटा जी? आयतन, वॉल्यूम बेटा जी। आयतन को इंग्लिश में कह रहे हैं वॉल्यूम। क्लियर? चलिए, तो उन्हें क्या कह रहे हैं? रासायनिक गुणधर्म कह रहे हैं। लाइक एग्जांपल लूं मैं, दहनशीलता। तो दहनशीलता क्या हो गई? कंबस्टिबिलिटी। अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। अभिक्रियाशीलता क्या हो गई? रिएक्टिविटी हो गई। और देखें, अम्लीयता, एसिडिक नेचर या एसिडिटी, और क्षारीयता। तो ये क्या हो गया बेटा जी? रासायनिक गुणधर्म हो गए। दहनशीलता, कंबस्टिबिलिटी, दूध से दही बनना। यस, अभी तो हम गुणधर्म डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, अभी परिवर्तन की तो बात ही नहीं करी मैंने। अभी तो सिर्फ किसको डिस्कस कर रहा हूं? गुणधर्मों को डिस्कस कर रहा हूं। कौन कौन से गुणधर्म भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हुए भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की बात। अब अपने टॉपिक आता है सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। देखिए, भौतिक परिवर्तन की बात मैं करूं तो ऐसे परिवर्तन क्या हुए? भौतिक परिवर्तन या फिजिकल, तो ऐसे परिवर्तन जिसके पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो,
किंतु रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे गुणधर्मों को क्या कहते हैं बेटा जी? भौतिक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहा हमने? ऐसे गुणधर्म क्या कह रहे हैं? ऐसे गुणधर्म जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ पदार्थ में, या ऐसे परिवर्तन बोल सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो बेटा जी? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन न हो, क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या बोला हमने? ऐसे गुणधर्म, ऐसे परिवर्तन। नेटवर्क नहीं आ रहा? नहीं बेटा जी, आपके यहां नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मेरे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल बेटर है। चलिए, तो हमने क्या बोला? ऐसे गुणधर्म या ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या हो रहा है, पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। उत्पत्ति मतलब बनना, प्रोड्यूस होना। क्लियर? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या हो रहा है, पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ के रासायनिक संगठन में या गुणधर्मों में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी? भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं। क्या ही? दो इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल चेंजेस मींस दोज चेंजेस इन विच ओनली, यस, मोमबत्ती का जलना नहीं है। देखिए, फिर बहुत, अभी मैं आपके ये जो गलतियां होती है, गलतियां इन उदाहरणों में क्लियर करूंगा। अब इन उदाहरणों में क्लियर करेंगे। क्या बोला हमने? ऐसे परिवर्तन जिसमें सिर्फ पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, रासायनिक अवस्था में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन न हो, या रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन न हो, क्या कहलाते हैं बेटा जी? भौतिक गुणधर्म, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए, क्या बोल रहे हैं हम लोग? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो दोज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल स्टेट आर चेंज बट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डजंट चेंज, दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। देखिए, बहुत अच्छे से एक लाइन ध्यान रखिएगा यहां पे। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सेबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अब इस उत्क्रमणीयता का मतलब क्या हो गया? इस उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया? दोनों दिशाओं में हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं बेटा जी? दोनों दिशाओं में। यानी ठोस को मैंने गर्म करके द्रव में बदला, तो द्रव को वापस क्या कर सकते हैं? ठंडा करके किसमें बदल सकते हैं? ठोस में बदल सकते हैं। तो कैसे हो गए? ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? दोनों दिशाओं में होते हैं। क्या हो गया बेटा जी? इसका मतलब दोनों दिशाओं में होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या हो रहा है? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहे हैं।
तो रिवर्सेबल चेंजेस है। क्या बोल दिया? रिवर्सेबल चेंजेस है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी अगर आपने अवस्था बदल दी तो वापस क्या कर सकते हैं? पुरानी अवस्था में लाए जा सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को हमने क्या बोल दिया बेटा जी? भौतिक परिवर्तन कह दिया। क्या कह दिया? भौतिक परिवर्तन कह दिया। देखिए अब इंपॉर्टेंट वन है इसके एग्जाम्पल। क्या चीज है? इंपॉर्टेंट वन क्या है? उदाहरण देखते जाइएगा एक एक करके। भौतिक परिवर्तन के मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन चीज किसी को अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन जो भी हैं वो सारे अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। लाइक ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस से वापस ठोस में बदलना। तो क्या क्या हो गया? गलन। कौन से हो गए? गलन, क्वथन, उबलना, संघनन, हिमकरण या क्रिस्टलन भी बोल सकते हो इसको, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन। क्या बोल रहे हैं? कौन से गुणधर्म हुए? भौतिक परिवर्तन जो हैं वो भौतिक परिवर्तन सब किसके एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल है। जितने भौतिक परिवर्तन है, जितने अवस्था परिवर्तन है, वो सारे के सारे अवस्था परिवर्तन किसके एग्जाम्पल हुए? भौतिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल हुए। गलना हो सकता है, कथन हो सकता है, संघनन हो सकता है, हिमकरण हो सकता है, क्रिस्टलन। तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन और सब्लिमेशन, ये सारे के सारे। यस, अब देखते जाते हैं। देखो इसके उदाहरण, अब एक एक करके इनके उदाहरण देते हैं। बर्फ का पिघलना, तो किसी भी पदार्थ का पिघलना, अब ये कुछ भी दे सकता है, कोई धातु दे सकता है, कुछ और दे सकता है। मैं कह रहा हूं साहब सोने का पिघलाना क्या है? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्लियर? इक्विलिब्रियम इट्स नॉट नेसेसरी, साम्य अवस्था हो भी सकती है और नहीं भी हो, जरूरी नहीं है हमेशा साम्य अवस्था आए ही। क्लियर? तो किसी भी पदार्थ का पिघलना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन का। तो बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, फिर ध्यान रखिएगा मोम का पिघलना, तो अब यहां पे दो लाइनें बनती है। मोमबत्ती या मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। शब्द देखिएगा वहां पे उसने लिखा क्या है क्वेश्चन में। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए, तो क्या बोला? बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना, क्लियर? या जल वाष्प का जल में बदलना, जल वाष्प का जल में बदलना, यह भी इसी का एग्जाम्पल है। और ले लेते हैं, जल का बर्फ में बदलना, जल का बल्ब में बदलना, कपूर का उड़ना, ऊर्ध्वपातन हो गया, कपूर का उड़ना, रेत का जमना, कपूर ले लो, नेफ्थलीन ले लो, आयोडीन ले लो, जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ के एग्जाम्पल हमने लिए थे। ऊर्ध्वपातिज पदार्थ के आयोडीन हो गया, एंथ्रेसिन हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, वो सब, इन सब का ऊर्ध्वपातन किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा जी? भौतिक परिवर्तनों का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? तो जितने भी अवस्था परिवर्तन है वो अवस्था परिवर्तन, फिर देखिए कुछ भी लिख सकता है, ये कुछ भी लिख सकता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो उसे क्या बोलेंगे अपन? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। क्लियर? चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए फिर दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, विलयन निर्माण।
विलयन निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों का बनना भी क्या है बेटा जी, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। विलयनों का बनना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए अब विलयनों के उदाहरण मैं ले लेता हूं। विलयनों के उदाहरण जैसे जल प्लस नमक का विलयन, नमक प्लस जल का विलयन अलग अलग कर सकते हो आसानी से, वापस उत्क्रमणीय, या शक्कर प्लस जल का विलयन। तो विलयन जितने भी आएंगे एग्जाम्पल में, वो विलयन किसके हो गए बेटा जी, इसके एग्जाम्पल हो गए। विलयन क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। चलिए और देखें, और देखते हैं किसी भी चीज का ठंडा या गर्म होना। क्या बोला अपन ने, किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होना। तो किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होना भी किसका एग्जाम्पल है बेटा जी, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया धातु का गर्म होना या लोहे का गर्म होना। लोहे का गर्म होना भी किसका एग्जाम्पल है बेटा जी, भौतिक परिवर्तन का। किसी भी धातु का गर्म या ठंडा होना, किसी भी पदार्थ का गर्म या ठंडा होना किसका एग्जाम्पल हुआ, कपूर का उड़ना भौतिक परिवर्तन है बेटा जी। क्यों है, देखिए अगर उस वाष्प को वापस मैं संघनित करूं तो वापस क्या बन जाएगा, कपूर हो जाएगा। क्लियर, इसलिए उत्क्रमणीय है, इसलिए क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो किसी भी वस्तु का ठंडा या गर्म होना भी किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए अब यहां पे 3-4 स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं लिख रहा हूं साहब, मेरे को बताइए, बल्ब का जलना, तो बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन है। क्लियर, कांच का टूटना, यह ध्यान रखिएगा, 3-4 एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। कांच का टूटना भी क्या है बेटा जी, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर, बादलों का बनना, बादलों का बनना भी क्या है बेटा जी, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। या फिर एक और स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोहे का चुंबकत्व, लोहे का चुंबकन भी क्या है बेटा जी, भौतिक परिवर्तन का। यस, पेट्रोल का उड़ना, बिल्कुल। तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। अब इसमें सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल बन सकते हैं। ये जो मेन पॉइंट अपन ने लिखे, ठंडा गर्म होना, अवस्था परिवर्तन, विलयन निर्माण, चुंबकन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, भौतिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कहते हैं, पेट्रोलियम का आसवन। अभी आपने कहा पेट्रोल का उड़ना, तो उड़ना की जगह क्या लिख सकता है, वो आसवन भी लिख सकता है। क्लियर, वो भी लिख सकता है। तो ये कैसे पदार्थ कैसे हो गए बेटा जी, भौतिक परिवर्तन हो गए। क्लियर, कोई क्वेश्चन आप लोगों का भौतिक, सिलेबस बेटा जी पूरा करेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। केमिस्ट्री वाला पार्ट आज जो है वो फिनिश कर लेंगे। कपूर से वाष्प कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। गुड, देखिएगा बेटा जी, समझिएगा, मेरे पास ये कोई पात्र था, मैंने इसको कपूर यहां जलाया। अब ये पात्र कैसा है, बंद पात्र, बंद पात्र है, जलाओगे तो ये वाष्प यहीं रहेगी। अब इसको वापस ठंडा करोगे तो कपूर आपको नीचे परत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो कपूर का जलना भी, कपूर का ऊर्ध्वपातन, जलना नहीं, कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर जब अपने आप उड़ रहा है तब। कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर कपूर का उड़ना बोल रहा हूं मैं, क्या बोला, कपूर का उड़ना है, जलना नहीं है। कपूर का उड़ना भौतिक परिवर्तन है, कपूर का जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? और कोई आप लोगों का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
फिर आगे चलते हैं, चलें आगे, चलिए। तो ये तो बात हुई अपने भौतिक और भौतिक परिवर्तनों की। चलिए अगले बात कर लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस कर लेते हैं? रासायनिक परिवर्तन को। सॉरी, किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी? रासायनिक परिवर्तन को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, रासायनिक परिवर्तन से क्या मतलब हुआ? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो। क्लियर? क्या हो? ऐसा परिवर्तन। आवाज नहीं आ रही? नहीं यार, अब तो आवाज सही है, ऐसी तो कोई दिक्कत लग नहीं रही मेरे को। अब सही है आवाज? चलिए, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन की बात मैं करूं तो रासायनिक परिवर्तन, मेरी क्लास बेटा जी ये तीसरी क्लास है। 4-4 घंटे की 2 क्लास हो चुकी है, 4 घंटे की तीसरी क्लास है, जिसमें आज केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो हम फिनिश करेंगे। एसीटोन का उड़ना इसका एग्जाम्पल है बेटा जी। साइंस की कौन सी बुक ले? हाँ, कपूर का जलना केमिकल उदाहरण है बेटा जी। कोई सी बुक की जरूरत नहीं है साइंस की लेने के लिए, आपको यहां हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है? लोहे का गर्म होना, लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का तोड़ना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पेट्रोल का जलना रासायनिक परिवर्तन है, पेट्रोल का उड़ना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। बेटा जी, साइंस की रिकॉर्डेड क्लास आपको ऐप में मिलेगी, केमिस्ट्री के नाम से फोल्डर बने हुए हैं, 2 क्लास उसमें अपलोड है। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो? नए पदार्थ का निर्माण हो। क्या बोला बेटा जी? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या बोला हमने? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या बोला हमने? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। और क्या हुआ? भौतिक और भौतिक गुणधर्मों में क्या हो जाता है बेटा जी? परिवर्तन हो भी सकता है, होगा ही होगा। और रासायनिक गुणधर्म और संगठन क्या हो जाते हैं? मूल पदार्थ से भिन्न हो जाते हैं। बिल्कुल एमसीक्यू कराएंगे बेटा जी, आज ही कराएंगे, बिल्कुल 100%। तो क्या बोला हमने? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और इस पदार्थ के, इस नए पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संगठन भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो केमिकल चेंजेस, दोज चेंजेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ऐसे परिवर्तन, हां बिल्कुल वही पढ़ो, जरूरत ही नहीं है उसके अलावा। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और नए पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुण क्या होंगे बेटा जी? जिस पदार्थ से आपने बनाया है उससे भिन्न होंगे। उससे क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और नए पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन क्या होते हैं बेटा जी? भिन्न होते हैं। क्लियर? हां बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं बेटा जी, बुक की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला? ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या कह रहे हैं हम? नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और क्या हो रहे हैं? गुण जो हैं, गुण हो या संगठन हो, वो क्या होंगे? भिन्न होंगे। ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा जी। चलिए अब इसके उदाहरण देखते जाते हैं। देखिए, फिर मैं उदाहरण ले लेता हूं। तो दहन, कंबस्टिबिलिटी या जलना,
किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा जी? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। अब ये जलने में कुछ भी दे दे, मोमबत्ती का जलना, कपूर का जलना, लकड़ी का जलना, प्लास्टिक का जलना, क्या बोला हमने? मोमबत्ती का जलना। अब ये मोमबत्ती की जगह मोम भी लिख सकता था, तो मोमबत्ती या मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम या मोमबत्ती, मोम भी दहनशील है, मोम भी जलता है। क्लियर? तो मोमबत्ती का जलना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। तो किसी भी पदार्थ का दहन, किसी भी पदार्थ का जलना किसका एग्जाम्पल हो गया? मोमबत्ती का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो किसी भी पदार्थ का, मोमबत्ती का जलना, कपूर का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, क्लियर? कागज का जलना। तो दहनशीलता जो है, दहन जो है, जलना जो है, कोई सा भी ईंधन जले, कुछ भी जले, वो हमेशा किसके एग्जाम्पल हो गए? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला अपन ले रहे हैं सड़ना। फिर कह रहा हूं सड़ना, किसी भी चीज का सड़ना भी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का। जैव अपशिष्टों का सड़ना, फलों का सड़ना। क्लियर? अंडरस्टैंड? ये किसका एग्जाम्पल है? जैव अपशिष्ट का सड़ना, फलों का सड़ना, खाद्य पदार्थों का सड़ना, क्लियर? खाद्य पदार्थों का सड़ना, आटे से रोटी बनना। मैं एग्जांपल ले लेते हैं, आटे से रोटी बनना, आटे से रोटी बनना। हां बिल्कुल, जिसमें रिएक्शन हो रही है, जिसमें अभिक्रिया हो रही है, नए पदार्थ का निर्माण ही क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया। नए पदार्थ का निर्माण ही क्या हो गया बेटा जी? अभिक्रिया हो गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो आटे से रोटी बनना, खाद्य पदार्थों का सड़ना, आटा बनना, गेहूं से आटा बनना। हां 4-4 घंटे की होगी बेटा जी। गेहूं से आटा बनना, ये सब किसका है? गोबर गैस का निर्माण, ये सब किसका है? चलिए तो और एग्जांपल ले लेते हैं। गोबर गैस का निर्माण, गोबर गैस का निर्माण हो गया। क्लियर? या एलपीजी का जलना भी इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। चलिए और इसी में ले लेते हैं, क्या कहते हैं, और इसी का दहनशीलता का अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। श्वसन इसका एग्जाम्पल है, भोजन का पाचन इसका एग्जाम्पल है। हां कोई बुक की जरूरत नहीं बेटा जी, साइंस के लिए इनफ है ये। ठीक है? भोजन का पाचन, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही है, जैव रासायनिक अभिक्रिया, वो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी क्या है बेटा जी? इन परिवर्तनों के उदाहरण हैं। क्लियर? तो भोजन का पाचन इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? अंडे का उबलना, मोमबत्ती का जलना, अंडे का उबलना, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। और क्या लिख सकते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया,
कुछ भी दे दे वो, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा बेटा जी, रासायनिक परिवर्तनों का एग्जाम्पल होंगे। किसके एग्जाम्पल होंगे, रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल होंगे। चलो और देख लेते हैं, बीज का अंकुरित होना, बीज का अंकुरित होना। देखिए अब ये कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, ये कोई ऐसा शब्द भी काम में ले लेता है। जैव अवशिष्ट का मतलब होगा क्या कहते हैं, एनिमल डिकम्पोस्ट, एनिमल वेस्ट जितने भी होते हैं वो जैव अवशिष्ट है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब ये कोई ऐसा वर्ड भी काम में ले सकता है जिससे आपको लगे ये तो भौतिक है। देखिए उबलना, पदार्थ का उबलना, हमने क्या लिखा था, भौतिक परिवर्तन लिखा था। लेकिन जैसे ही आपने अंडे को उबाला तो अंडे का जो भीतर प्रोटीन है वो क्या हो जाता है बेटा जी, डीकंपोज हो जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है, बट जाता है, अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो अंडे का उबलना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्लियर, अंडरस्टैंड। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, किण्वन, किसका एग्जाम्पल हुआ, किण्वन, किसी भी चीज का। किण्वन का मतलब हुआ फर्मेंटेशन, किण्वन किसी भी चीज का, जैसे ग्लूकोज के किण्वन से एल्कोहल प्राप्त करना, वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और देख लेते हैं, जंग लगना, जंग लगना, तो जंग लगना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे अपन ने देखे लोहे पर जंग, आप लोगों को मालूम है, चांदी का काला होना, चांदी के भी जंग लगती है, चांदी का काला होना या तांबे का हरा होना, ये तीनों जंग के एग्जाम्पल है। बारिश के दिनों में तांबे की ऊपरी परत क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। भोजन खाना, भोजन खाने के बजाय भोजन पाचन जो है वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। तो जंग लगना भी किसका एग्जाम्पल हो गया, रासायनिक परिवर्तनों का एग्जाम्पल हो गया। देखिए बेटा जी बहुत अच्छे से एक चीज समझिएगा, रासायनिक परिवर्तन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या हो गए, कैसे होते हैं रासायनिक परिवर्तन जो है, कैसे होते हैं बेटा जी, अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। और कैसे होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। अरे भाई उत्पाद बन गया तो क्या होगा बेटा जी, स्थायी परिवर्तन पाया जाएगा। क्लियर। तो ये अपन ने डिस्कस किया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल सारों को इंग्लिश में बता देता हूं बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है। दहन, कंबस्टिबिलिटी, मोमबत्ती का जलना, तो क्या कहते हैं, कंबस्टन ऑफ कैंडल, कपूर का जलना हो गया। क्लियर, नेफ्थलीन या कपूर उसका। क्लियर, हाँ बिल्कुल। साइंस की सारी क्लास देखिए, आज केमिस्ट्री का पास फिनिश करेंगे, जैसे जैसे होता जा रहा है आपको सारी साइंस के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो बर्निंग जो है या कंबस्टिबिलिटी जो है वो किसके एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल है। और देख लेते हैं बेटा जी, सड़ना, किसी भी चीज का फर्मेंटेड होना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल है। फलों का सड़ना या एनिमल वेस्ट का डीकंपोजिशन जो है वो सारे इसका एग्जाम्पल है। किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन, चलिए बता देता हूं। किण्वन का मतलब क्या हुआ, किसी भी एंजाइम या उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी अन्य पदार्थ में बदला। जैसे क्या कहते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, एल्कोहल किससे बनता है, फलों के रस से। तो किस अभिक्रिया द्वारा, किण्वन की अभिक्रिया द्वारा बनवाया जाता है। क्लियर, उसको किण्वन कहते हैं। तो क्या बोला आपने, फलों के रसों का किसमें बदलना, फलों के रसों को अल्कोहल में, शराब में बदलना किसका एग्जाम्पल हो गया, किण्वन का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए इसका और एग्जाम्पल किण्वन के साथ में रिलेटेड और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूं। फलों के रसों से या फल से रस निकालना तो भौतिक परिवर्तन है। किण्वन, हां किण्वन दोबारा बता देते हैं बेटा जी। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं किण्वन का। देखिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मेरे पास फलों का रस था, तो फलों के रस का
किसके द्वारा? किसी भी एंजाइम के द्वारा। किसमें बदलना? अन्य उत्पाद में बदलना क्या है? किण्वन है। अन्य उत्पाद में बदलना क्या है बेटा जी? किण्वन कहलाता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? बेटा जी केमिस्ट्री की अभी साइंस वाला जो पार्ट है, जो साइंस वाला पार्ट है, वो साइंस वाला पार्ट जो है केमिस्ट्री की अभी क्लास आज खत्म होगी। 2 क्लास उसमें अवेलेबल है, 4-4 घंटे की एक साथ। ऐप के अंदर ही आप आपके जो लेवल है उसके अंदर चेक कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए पेड कोर्स के अंदर जाके चलिए मैं एग्जांपल लूं, जैसे फलों के रस से एल्कोहल बनना, एल्कोहल या शराब बनना भी किसका एग्जांपल हो गया? किण्वन का एग्जांपल हो गया। और ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा में बदलना भी किसका एग्जांपल है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल हुआ बेटा जी? रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल होगा। क्लियर? डन? कोई क्वेश्चन यहां तक? चलिए ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए बेटा जी देखिए इसमें 2 चीज और देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की बात मैं करूं। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कह रहे हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। क्या बोला अपन ने? किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ बेटा जी? ये सारे रासायनिक परिवर्तन के ये एग्जाम्पल है। रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? किसी पदार्थ में हुआ रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए बेटा जी रासायनिक अभिक्रिया को यदि मैं डिस्कस करूं, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल, हाँ ब्रेड का सड़ना भी किण्वन का उदाहरण ही है। ब्रेड सड़ जाता है, भूरा जो ब्रेड व्हाइट है आपका उसमें दाग लग जाते हैं, वो भी फर्मेंटेशन किण्वन का एग्जांपल। क्लियर? तो रासायनिक रोटी का सड़ना भी किण्वन ही है, खाद्य पदार्थों का सड़ना सब क्या है? किण्वन के एग्जांपल है। तो पदार्थ में हुआ रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए एक एग्जांपल लूं, अगर मैं चूना पत्थर को गर्म करूं, चूना पत्थर को गर्म किया तो वो क्या देखा मेरे को? CaO देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या दिया? बिना बुझा चूना दिया। तो बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? तो किसी पदार्थ में हुआ रासायनिक परिवर्तन ही क्या कह रहे हैं बेटा जी? रासायनिक अभिक्रिया कहला रही है। क्या कहला रही है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसी को अगर मैं किसके फॉर्म में लिख दूं? सूत्रों के फॉर्म में लिख दूं, तो सूत्रों के फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा बेटा जी? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। तो अपन बोलते हैं कि साहब चूना पत्थर को गर्म करने पे वो क्या दे जाए? बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना दे रहा है, और क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो इसको तो क्या बोल दिया? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बोल दिया। क्लियर? क्या बोल दिया? रासायनिक अभिक्रिया बोल दिया। और इसको सूत्र के रूप में, अणु परमाणुओं के सिंबल सूत्र के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? चलिए देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार डिस्कस करूं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए पहले तो अपन देते हैं ऊष्मा के आधार पर। किसके आधार पर? ऊष्मा के आधार पर। तो ऊष्मा के आधार पर बेटा जी अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऊष्मा शोषी, क्या बोली? ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला अपन ने? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या हुई? ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा का अवशोषण हो। क्या बोला हमने? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। क्या हो? ऊष्मा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया को मैं क्या कह रहा हूं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा जी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करें। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो क्या कहलाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए एग्जांपल अभी हमने लिया था चूना पत्थर। तो चूना पत्थर को गर्म किया, किसमें टूटा? बुझे हुए चूने में प्लस CO2 में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा जी? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है क्या कहलाएगी बेटा जी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी कौन सी हुई मेरे पास? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। दूसरी कौन सी डिस्कस कर रहा हूं बेटा जी? ऊष्मा शोषी अपन ने डिस्कस कर ली। क्लियर? और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए H2 क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर के क्या बनाया? जल बनाया। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा जी? ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तो पहली तो कौन सी हुई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। चलिए दूसरे प्रकार की अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरी आती है बेटा जी मेरे पास ऊष्मा शेपी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसके होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो क्या हो गया बेटा जी? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया हो गई। क्या बोला हमने? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो दोज रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, उस अभिक्रिया को हमने क्या कह दिया बेटा जी? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कह रहा है। क्या कह रहे हैं? ऊष्मा शेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। लाइक एग्जांपल लूं, दहन की अभिक्रियाएं हमारी जो भी हैं वो किसका एग्जांपल है? ऊष्मा शेपी का। लाइक एग्जांपल लूं, मैंने कार्बन को जल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना? CO2 बना। इस अभिक्रिया में क्या हो रही है बेटा जी? ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या कह दिया? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। तो दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी आर रिलीज, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, उन्हें क्या कह दिया अपन? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कह दिया। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो दहन की अभिक्रियाएं जो हैं वो सारी कैसी होगी? ऊष्मा शेपी अभिक्रियाएं होगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलिए दूसरा प्रकार लेते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर। क्या बोला हमने? प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर होती है बेटा जी दो प्रकार की। प्रकृति के आधार पे फिर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी हुई? पहली तो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सेबल रिएक्शन।
तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हुई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है बेटा जी, जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। क्या हो रही है? दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है। क्या हुई? ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो। दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इनटू, हां परमानेंट चेंज ही बोल सकते हो, रिवर्सेबल। उत्क्रमणीय इररिवर्सेबल हो गए, टेम्परेरी चेंजेस हो गए। क्लियर? अंडरस्टैंड? टेम्परेरी चेंजेस हो गए। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो, यानी अभिकारक किस में बदले बेटा जी? उत्पाद में बदले। जो आपने पदार्थ लिया वो किस में बदले? उत्पाद में बदल रहा है। और उत्पाद किस में बदले बेटा जी? अभिकारक में बदले। तो ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या कह दिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन बोथ डायरेक्शन, तो उसे क्या कह रहे हैं अपन? उत्क्रमणीय कह रहे हैं। तो जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है उसको तो बोलते हैं बेटा जी अग्र अभिक्रिया, और उत्पाद से वापस अभिकारक बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? पश्च अभिक्रिया। क्लियर? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? पश्च भी बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या है? प्रतीप अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? जो दोनों दिशाओं में, उसे क्या बोल दिया अपन ने? अचार में फफूंद लगना, यस रासायनिक परिवर्तन है। यस, ब्रेड बनने के प्रोसेस में फर्मेंटेशन ही होता है। आटे का फर्मेंटेशन करके ही ब्रेड बनाया जाता है। आटे के किण्वन से ब्रेड बनाई जाती है, उसमें भी फर्मेंटेशन होगा। बिल्कुल बेटा जी, गुड। चलिए, तो अग्र और पश्च अभिक्रिया हुई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं साहब A प्लस बी आपस में अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं? C प्लस डी दे रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अब वापस C प्लस डी क्या दे दिया अपन ने? वापस A प्लस बी दे रहा है। तो अब ये तो क्या हो गई? अग्र अभिक्रिया हो गई, और ये क्या हो गई? पश्च हो गई। देखिए समझिएगा, अगर अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो पश्च क्या होगा बेटा जी? ऊष्मा शेपी हो गया। और यदि अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो पश्च अभिक्रिया क्या होगी बेटा जी? ऊष्मा शेपी होगी। और अग्र यदि ऊष्मा शेपी है तो पश्च क्या होगा? ऊष्मा शोषी होगा। यह ध्यान रखिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एक यदि ऊष्मा शोषी है, वो तो दूसरी क्या होगी बेटा जी? ऊष्मा शेपी ही होगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये तो दिशा के आधार पे थी। कैसी हो गई? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। किस पे? दिशा के आधार पे कैसी हो गई? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए आगे बात कर लेते हैं। दिशा, सॉरी प्रकृति नहीं, दिशा के आधार पे बोला। क्लियर? तो दिशा के आधार पे कैसी होगी बेटा जी? दो प्रकार की, ऊष्मा शोषी प्रकृति के आधार, दिशा के आधार पे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। क्लियर? तो ये तो अपन ने डिस्कस की उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी डिस्कस की? उत्क्रमणीय अभिक्रिया डिस्कस करी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दूसरी अभिक्रिया है बेटा जी मेरे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो, क्या हो रही है? ऐसी अभिक्रिया क्लास बेटा जी चलेगी 1 बजे तक। ऐसी अभिक्रिया जो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, एक ही दिशा में हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कह रहे हैं। यानी कि इनका डायरेक्शन क्या हो? एक ही डायरेक्शन के अंदर हो। यानी सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बने
उत्पाद से अभिकारक नहीं बने तो ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या कह दिया बेटा जी? उन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कह दिया। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलिए, लाइक इसके एग्जाम्पल लो मैं। किसको? अनुत्क्रमणीय को। चलिए अनुत्क्रमणीय, चलिए आप ओके उत्क्रमणीय को देख रहे हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी बेटा जी? ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है। अभिकारक से उत्पाद बने, उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाए तो उसे तो क्या कह दिया अपन ने? उत्क्रमणीय। और ऐसी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है तो जो अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं उसको तो कहते हैं अग्र अभिक्रिया, और उत्पाद से वापस अभिकारक बन रहे हैं उसे क्या कहते हैं बेटा जी? यस, इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन L2 पे हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं करेंगे बेटा जी। क्लियर? पर वापस उत्पाद से अभिकारक बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पश्च या प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो यदि अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो पश्च क्या होगा? ऊष्मा शेपी होगा। और अगर ऊष्मा शेपी है तो पश्च क्या होगा बेटा जी? ऊष्मा शोषी होगा। क्लियर? चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अग्र रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो। हां, मिल्क का कर्ड में बदलना, दूध का दही में बदलना, यह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल ही था। क्लियर? और रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो यह कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। जैसे उदाहरण क्या लें अपन? दूध का दही में बदलना, दूध का फटना, जंग लगना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? एक ही दिशा में होती है। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रिया। ये तो हो गई मेरे पास उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हो गई। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसके आधार पे? तीसरा प्रकार या तीसरा डिस्कस कर रहे हैं। किसके आधार के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर बेटा जी मेरे पास दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर कौन कौन सा हुआ? ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए दोनों को एक एक करके अपन देखते जाएंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा जी समझिएगा बहुत अच्छे से इस बात को। यहां पर पहला पॉइंट मैं देख लेता हूं। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। लाइक मैं एग्जांपल लूं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाया। किसका निर्माण किया? धनायन का निर्माण किया। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या हो गया बेटा जी? ऑक्सीकरण हो गया। दूसरी बात इधर कर लेते हैं। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, किसी तत्व द्वारा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना क्या है बेटा जी? अपचयन है। लाइक मैं एग्जांपल ले लूं, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया बेटा जी? Cl- बनाया। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या बना रहा है? ऋणायन बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या है बेटा जी? अपचयन है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज कर रहे हैं, किसी तत्व या यौगिक द्वारा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी का योग। क्या बोला? किसी तत्व पे या किसी पदार्थ पे अगर ऑक्सीजन जुड़ता है
ऑक्सीजन जुड़ता है या कोई विद्युत ऋणी पदार्थ जुड़ता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या है बेटा जी, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। लाइक मैं एग्जांपल ले लूं, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, MgO। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है बेटा जी, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण है। तो किसी पदार्थ पे यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कोई विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है तो उसे क्या बोल दिया अपन ने, ऑक्सीकरण कह दिया। क्या कह दिया, ऑक्सीकरण कह दिया। इसमें देखें, किसी तत्व या यौगिक द्वारा ऑक्सीजन या विद्युत धनी का त्याग किसी तत्व या यौगिक द्वारा, हाँ सारे मेटल ऑक्सीडेशन ही करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए वो उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अधातुएं ऑक्सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उनका क्या होता है बेटा जी, अपचयन होता है। अभी एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। तो किसी तत्व द्वारा या किसी यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन त्याग रहा है। देखिए समझिएगा, CaCO3 को तोड़ करके मैंने किसमें बदला, CaO में। तो यहां पे 3 ऑक्सीजन से कितना ऑक्सीजन रह गया, 1 ऑक्सीजन रह गया। 3 ऑक्सीजन से क्या रह गया, 1 ऑक्सीजन रह गया। तो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है या विद्युत ऋणी तत्व का त्याग कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी, अपचयन कहलाएगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का त्याग यदि किसी तत्व से हाइड्रोजन निकल रहा है या कोई विद्युत धनी तत्व निकल रहा है तो हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निकलना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या है बेटा जी, ऑक्सीकरण है। क्या बोला, किसी तत्व से हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निकलना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो एग्जांपल ले ले, MgH2 तोड़ा तो किसमें गया, Mg में, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो यहां से क्या हुआ बेटा जी, Mg से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना या हाइड्रोजन का या किसी विद्युत धनी तत्व का निकलना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। क्लियर, अंडरस्टैंड। क्या हुआ, इसमें देखें, तीसरी चीज देखें, क्या बोल रहे हैं, देखिए किसी तत्व द्वारा किसी तत्व पर, तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन या विद्युत धनी का योग वो भी क्या कहलाएगा, अपचयन। अगर हाइड्रोजन या कोई विद्युत धनी तत्व जुड़ रहा है तो वो भी क्या हो गया बेटा जी, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैंने एग्जांपल लिया, लिथियम ने अभिक्रिया करी हाइड्रोजन से, क्या करा, लिथियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या है, अपचयन है। क्लियर, ये 3 चीजें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या है बेटा जी, ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी का त्याग क्या है, अपचयन है या रिडक्शन है। हाइड्रोजन या विद्युत धनी का त्याग क्या है, ऑक्सीकरण है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है बेटा जी, अपचयन है। देखिए अब ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हमेशा साथ में होती है, अकेली नहीं होती। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हमेशा क्या होती है बेटा जी, साथ में होती है। तो जब साथ में होती है तो इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं।
उपापचयन। तो ऑक्सीकरण को उपचयन और उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कभी अलग अलग नहीं होती, हमेशा क्या होती है, साथ में होती है। यानी एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होना कंपलसरी है। क्लियर? अकेली नहीं होती, दोनों हमेशा क्या होती है, साथ में होती है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ में होती है। इसे क्या कह दिया बेटा जी, इसे रेडॉक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। क्या कह दिया बेटा जी, इसको रेडॉक्स कह दिया। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए कुछ उदाहरण से इसको हम लोग समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, सोडियम ने क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या दिया मेरे को, NaCl दिया। क्या दिया, NaCl। अब देखते जाओ बेटा जी, अगर मैं एग्जाम्पल लूं सोडियम का, तो सोडियम के साथ क्या हुआ, विद्युत ऋणी तत्व, क्लोरीन विद्युत ऋणी था, तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा, यानी क्या हुआ, विद्युत ऋणी जुड़ा। तो सोडियम का क्या हो रहा है बेटा जी, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लें, क्लोरीन को देखें, तो क्लोरीन के साथ क्या जुड़ा, विद्युत धनी तत्व जुड़ा, विद्युत धनी तत्व जुड़ा। तो विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या हो गया बेटा जी, अपचयन हो गया। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ रहा है, सोडियम धातु है, तो विद्युत धनी तत्व जुड़ा। तो ये क्या हो गया बेटा जी, अपचयन हो गया। इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं बेटा जी, रेडॉक्स बोलते हैं, उपापचयन बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा, जिस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण होता है, वह अपचायक कहलाता है। क्या बोला अपन ने, जिस तत्व का या जिस यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, अपचायक। वो क्या कहलाएगा, अपचायक। दूसरी क्या हुई, जिस तत्व या यौगिक का अपचयन होता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो क्या कहलाएगा, अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा, सपोज आई वांट टू स्लैप समवन, मेरे को किसी के टिकानी है, लगानी है एक। अब टिकाने के लिए मारने वाला कौन है, मैं हूं, तो कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए। अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा किसी ना किसी का अपचयन जरूर होगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा क्या होता है, साथ में होता है। क्लियर? तो मैंने दिया तो मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब मैं किसी और को दे रहा हूं, किसी और का अपचयन करवा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या हो गया, अपचायक हो गया। क्या हो गया बेटा जी, अपचायक। तो जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा क्या होता है, अपचायक होता है। क्लियर? तो मैंने टिकाई, मैंने दी ना एक, तो दी तो मैं क्या हो गया बेटा जी, ऑक्सीकारक नहीं हुआ, मैं क्या हो गया, अपचायक हो गया। और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। अब वो खा रहा था, इसका मतलब उसको मैं नहीं देता, कोई और देता, तो देने वाला तो होना चाहिए ना। तो जिसका खुद का अपचयन होता है, जिसका खुद का क्या हो गया बेटा जी, अपचयन हो गया, वो क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकारक होगा। क्लियर? चीज समझ में आई? देखिए अब यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा,
तो सोडियम तो क्या हो गया बेटा जी, मेरा अपचायक हो गया। क्या हो गया? अपचायक हो गया। और Cl2 क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। Cl2 क्या हो गया बेटा जी? ऑक्सीकारक। तो जिसका खुद का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है बेटा जी? अपचायक होता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के, इसके रेडॉक्स के और एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एक और। मैंने एग्जाम्पल लिया साहब H2 प्लस O2 एक दूसरे के साथ में जुड़ के क्या दे रहे हैं? H2O दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ में जुड़ के क्या दे रहे हैं बेटा जी? H2O दे रहे हैं। देखिए अब समझते जाइएगा, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा? विद्युत ऋणी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है? विद्युत ऋणी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो विद्युत ऋणी जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका क्या हो गया बेटा जी? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्लियर? ऑक्सीजन जुड़ा ना। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा जी? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। समझ में आ रही है चीज? अब हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ बेटा जी, तो हाइड्रोजन मेरे पास क्या हो गया? अपचायक। और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। क्लियर? चीज समझ में आई? चीज समझ में आई? विद्युत ऋणी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? तो अब यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक। अब देखिएगा, प्रबलतम अपचायक, ये ध्यान रखिएगा, फिर वन लाइनर बन रहा है। प्रबलतम अपचायक है बेटा जी लिथियम। कौन है? लिथियम को क्या बोलते हैं? प्रबलतम अपचायक है। पूरे तत्वों में सबसे ज्यादा प्रबलतम अपचायक कौन है? लिथियम है। और प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? प्रबलतक ऑक्सीकारक है बेटा जी फ्लोरीन। प्रबलतम अपचायक कौन हुआ? ऑक्सीजन, और सॉरी लिथियम। और प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन हुआ? फ्लोरीन हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पे ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया वाला जो टॉपिक था वो यहां पे फिनिश होता है। क्लियर? चलिए अम्ल क्षार लवण की बात करूं तो इसी रासायनिक अभिक्रिया में मेरे पास एक और पार्ट आता है, उसको अपन क्या कहते हैं? विलयन और कोलाइड। तो अगला टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या आ गया बेटा जी मेरा? विलयन। कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? विलयन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए विलयन क्या हुआ? हां, अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीकारक मींस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडेंट। देखिए हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा। फिर भी कोई सा भी टॉपिक चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, आप यू आर फ्री टू आस्क है, आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने साथ। ठीक है, चलिए विलयन को डिस्कस करें। देखिए विलयन क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण, विलयन कहलाता है। क्या बोला? दो या दो से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहते हैं विलयन को? सॉल्यूशन।
तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन, थैंक यू बेटा जी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज लिथियम एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज फ्लोरीन। चलिए विलियन क्या हुआ, सॉल्यूशन, दो या दो से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा जी, विलियन कहलाता है। क्या बोला हमने, दो या दो से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण को हमने क्या कह दिया बेटा जी, विलियन कह दिया। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। देखिए बेटा जी, जहां विलियन शब्द आया, विलियन शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ही घंटी बजती है, द्रव अवस्था। क्या बोला हमने, द्रव अवस्था। लेकिन जरूरी नहीं है विलियन द्रव अवस्था में ही हो, विलियन द्रव भी हो सकते हैं, विलियन ठोस भी हो सकते हैं, विलियन गैस भी हो सकते हैं। देखिए अब देखिए, विलियन में मेरे पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं विलियन के, विलय, विलय को बोलते हैं बेटा जी सॉल्यूट, एंड दूसरा होता है मेरे पास विलायक, सॉल्वेंट। तो क्या हो गए, विलियन के दो भाग है, विलय और विलायक। विलय क्या हुआ, जो कम मात्रा में होता है, तो कम मात्रा में जो हुआ वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और जो ज्यादा मात्रा में होता है बेटा जी, ज्यादा मात्रा में होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो कम मात्रा में है उसे अपन ने क्या कह दिया, विलय कह दिया, और जो ज्यादा मात्रा में है उसे क्या कह दिया, विलायक कह दिया। क्लियर। अब विलियन के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म में डिस्कस कर रहा हूं, क्या क्या चीजें विलियन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। देखिए विलियन की पहली चीज, विलियन के कुछ गुणधर्म देखते हैं। विलियन के गुणधर्म, विलियन के गुणधर्म क्या क्या हुए, देखिए पहली चीज, विलियन क्या है, एकल प्रवस्था तंत्र है। एकल प्रवस्था तंत्र है, यूनिट स्टेट सिस्टम। क्या हो गया, यूनिट स्टेट सिस्टम। अब इस एकल प्रवस्था तंत्र का मतलब क्या हो गया बेटा जी, हो सकता है विलियन में विलय और विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो बेटा जी, अलग अलग हो। क्या बोला हमने, विलियन और विलय, विलियन में विलय और विलायक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, लेकिन विलियन की भौतिक अवस्था हमेशा किसकी होगी, विलायक की हो सकती होगी। क्या होगा, विलियन में विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो। किंतु विलियन की भौतिक अवस्था हमेशा विलायक की होती है। क्या बोला हमने, विलियन में विलय और विलायक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो सकती है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने जल के अंदर नमक घोला, 1 लीटर जल में मैंने नमक घोला, 10 ग्राम नमक घोला, तो यहां पे विलय कौन हो गया, विलय कौन हो गया, नमक हो गया, और विलायक कौन हो गया, जल हो गया। देखिए उदाहरण ले लेते हैं इसका, नमक और जल में घोला, तो बेटा जी नमक क्या हो गया मेरे पास, विलय हो गया, नमक क्या हो गया, विलय हो गया, और जल क्या होगा, विलायक होगा।
जल क्या हो गया, विलायक हो गया। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो यहां पे अगर डिस्कस करूं विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो विलयन की भौतिक अवस्था होगी बेटा जी द्रव। क्या होगी, द्रव होगी। क्यों होगी द्रव, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था क्या थी, मेरे पास द्रव अवस्था थी। तो विलयन की भौतिक अवस्था कौन सी होगी, द्रव अवस्था में आएगी। किसमें आएगी बेटा जी, द्रव अवस्था के अंदर आएगा। क्लियर। और एग्जांपल ले लेता हूं, जल की बूंदे या कोहरे को डिस्कस करूं। किसको डिस्कस करूं, कोहरा। कोहरा का एग्जांपल लूं तो इसमें क्या है, जल की बूंदे हैं। तो जल की बूंदे किसमें बेटा जी, वायु में है। तो कम मात्रा में कौन है, जल की बूंदे बेटा जी। तो जल की बूंदे तो मेरे पास क्या हो गई, विलय हो गई। और वायु क्या हो गया बेटा जी, मेरे पास विलायक हो गया। इसलिए कोहरे की भौतिक अवस्था कौन सी होती है, गैस अवस्था में होती है। कोहरे की भौतिक अवस्था किसके, विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर कर रही, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर कर रही है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये तो हुआ विलय और विलायक। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले गुणधर्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा जी, विलयन के कुछ भौतिक गुणधर्म विशिष्ट होते हैं, जो किस पे निर्भर करते हैं, सांद्रता पर। जो सांद्रता का मतलब क्या हुआ, विलय की मात्रा। क्या करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं, विलय की मात्रा पे निर्भर करते हैं। क्या बोला हमने, विलयन के कुछ भौतिक गुणधर्म। कौन से, कुछ भौतिक गुणधर्म हैं। तो विलयन के कुछ भौतिक गुणधर्म जो हैं वो विशिष्ट हैं और किस पे निर्भर कर रहे हैं, सांद्रता पे। यहां पे बेटा जी सांद्रता से मतलब क्या हो गया, यहां पे सांद्रता से मतलब हुआ विलय की मात्रा से। विलय की मात्रा कितनी है, देखिए इसका एक उदाहरण ले लेता हूं मैं बहुत अच्छा सा आप लोगों के सामने। सपोज मैं 3 एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास 3 है, कौन, 3 विलयन है। शुद्ध जल है, तीनों का आयतन मैं मान लेता हूं 1 लीटर ही है। अब इस 1 लीटर में एक में 50 ग्राम NaCl है, 50 ग्राम नमक है और एक में 100 ग्राम नमक है। अब बताइए मेरे को, विद्युत धारा का चालन, सबसे ज्यादा विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा किया जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, विलयन के कुछ भौतिक गुणधर्म विशिष्ट होते हैं और वो किस पे निर्भर कर रहे हैं बेटा जी, सांद्रता पे निर्भर कर रहे हैं। मैंने 3 एग्जांपल लिए आपके सामने। शुद्ध जल 50 ग्राम NaCl और 100 ग्राम NaCl। कौन विद्युत धारा का चालन करेगा या किसमें के द्वारा विद्युत धारा का चालन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा करेगा या कौन नहीं करेगा, जल्दी से क्विकली आंसर कीजिए। क्या कह रहे हैं, विलयन के कुछ भौतिक गुणधर्म विशिष्ट हैं जो किस पे निर्भर कर रहे हैं बेटा जी, सांद्रता पे निर्भर कर रहे हैं। किस पे निर्भर कर रहे हैं, सांद्रता पे निर्भर कर रहे हैं। बताइए मेरे को जल्दी से, क्विकली बताना है आपने, किसके ऊपर निर्भर करेगा। आंसर कीजिए बेटा जी, चलिए। किस में ज्यादा होंगे, किस में कम होंगे, चलिए गुड। देखिए बेटा जी, हम देखें, हमको बहुत अच्छे से मालूम है शुद्ध जल विद्युत धारा का चालन नहीं करता। क्या कह रहा है, मिस हो गई थी तो बेटा ऐप के ऊपर केमिस्ट्री का फोल्डर बना हुआ है, वहां क्लास है, ठीक है। चलिए तो देखिए, शुद्ध जल विद्युत धारा का चालन नहीं करता, हमको मालूम है। कौन सा करेगा, दोनों करेंगे। अब इसमें NaCl की मात्रा कम है, इसमें NaCl की मात्रा ज्यादा है, तो कौन सा विद्युत धारा का ज्यादा चालन करेगा, दूसरा वाला करेगा, 100 ग्राम। गुड नमिता जी, राइट आंसर क्या हो गया, कौन ज्यादा करेगा,
100 ग्राम वाला करेगा। और तो इसका मतलब ये जो विद्युत धारा चालन का गुण है ये किसके ऊपर निर्भर किया? विलय की मात्रा पे निर्भर कर दिया। किस पे निर्भर कर दिया बेटा जी? विलय की मात्रा पे निर्भर कर दिया। कौन कौन से गुण है ये? जैसे विद्युत चालकता, क्षयांता, घनत्व, अपवर्तनांक, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? सारे के सारे ये निर्भर करते हैं सांद्रता पे। अब सांद्रता का मीनिंग क्या हुआ? सांद्रता का मीनिंग क्या हुआ बेटा जी? सांद्रता क्या चीज हुई? सांद्रता को बोलेंगे कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या चीज हुई? विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। क्या बोला हमने? सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या चीज हो गई बेटा जी? विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाएगी बेटा जी? सांद्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सांद्रता। तो विलयन की निश्चित मात्रा में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित है उस विलय की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला? द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्या बोल दिया बेटा जी? उसको कंसंट्रेशन बोल दिया, सांद्रता बोल दिया। क्लियर? अब देखिए हम दो चीजें करेंगे जो L1 के अकॉर्डिंग कोर्स पार्ट हमारे हैं। क्या क्या? पहली चीज आता है मेरे पास विलयन का वर्गीकरण। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी? विलयन का वर्गीकरण डिस्कस कर रहे हैं। तो विलयन के दो वर्गीकरण हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज किसके आधार पर? विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल सही है बेटा जी, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। चलिए, तो विलय की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है मेरे पास तनु विलयन। तनु विलयन क्या हो? विलय की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम, लगभग 1 से 10% के बीच में। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे भी कम हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, अंदाजन लेते हैं। क्लियर? तो विलय की मात्रा बहुत कम हो तो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। दूसरा कौन सा हुआ? संतृप्त विलयन, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन हुआ विलय की मात्रा कुछ ज्यादा, तो 10 to 30% के बीच में, तो उसे क्या कह रहे हैं? सांद्र विलयन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सांद्र विलयन कह रहे हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, विलय की मात्रा बहुत कम है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, अराउंड 1 to 10% के बीच में। और सांद्र विलयन कौन से हो गए? विलय की मात्रा कुछ ज्यादा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज फ्यू मोर, इज अराउंड 10 to 30% के बीच में। अब समझते जाइएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा कौन सा आया? संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए समझिएगा, विलयन की निश्चित मात्रा में किसी विलायक की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उस अधिकतम मात्रा युक्त विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। क्या बोला हमने?
विलयन की निश्चित मात्रा युक्त, क्या बोल रहे हैं, विलयन की निश्चित या विलयन नहीं बोलेंगे, विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की जो अधिकतम मात्रा घुल सकती है, क्या बोला, विलायक की किसी निश्चित मात्रा में विलय की जितनी अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी मैं भूल गया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, गलनांक क्वथनांक पे निर्भर करते हैं, उसके ऊपर हम लोग देख ही चुके थे। तो विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उसे क्या कहते हैं, संतृप्तता कहते हैं। तथा ये विलयन संतृप्तता भी कहेंगे, और इसी को अपन ने क्या बोल दिया, विलयता, क्या बोल दिया, विलयता भी कहते हैं, विलयता या संतृप्तता कहते हैं। तथा विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल से लेते हैं इसको, दो एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा चीज। चलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं साहब, मिस्टर ए है, क्या है, मिस्टर ए है, और मिस्टर ए की जो एबिलिटी है, श्यानता, हाँ क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, मिस्टर ए है, मिस्टर ए की जो एबिलिटी है वो है 10 समोसे खाने की। कितने समोसे खाने की, 10 समोसे खाने की। क्लियर, घनत्व से पहले क्या लिखा है, विद्युत चालकता, श्यानता, घनत्व और अपवर्तनांक, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलिए तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, श्यानता को डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी हम लोग। हमने क्या कहते हैं, संतृप्तता को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं साहब, मिस्टर ए की एबिलिटी है 10 समोसे खाने की। इन्होंने क्या खा लिया, 10 समोसे खा लिए। और खा सकते हैं क्या, और खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। तो और नहीं खा सकते तो ऐसे विलयनों को क्या बोलूंगा मैं, संतृप्त विलयन बोलूंगा। क्या बोलेंगे, संतृप्त। यानी विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय की एक अधिकतम मात्रा ही घुल सकती है, ऐसे विलयन को क्या कह दिया, संतृप्त विलयन। और एग्जांपल लेते हैं, 1 लीटर जल में अधिकतम 333 ग्राम जल, कितना घुल सकता है, 333 ग्राम नमक घुल सकता है। कितना घुल सकता है, अधिकतम 333 ग्राम नमक घुल सकता है। तो 300, बिल्कुल बिल्कुल बताई दिया बेटा जी। तो 333 ग्राम नमक घुल सकता है। तो ऐसे को हमने क्या कह दिया, संतृप्त विलयन कह दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह दिया। क्लियर। और ये जो मात्रा है इसको क्या बोलते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मात्रा को क्या कहते हैं, विलेयता को कह देते हैं या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर, थैंक यू बेटा जी। तो 1 लीटर जल में जितना अधिकतम नमक घुल सकता है उसको हमने क्या कह दिया, ऐसे विलयन को क्या कह दिया, संतृप्त विलयन कह दिया। अब इस 333 से नीचे कोई भी मात्रा हो, सपोज मैं 332 ग्राम भी घोलता, 1 ग्राम और घोल सकते हो ना। अगर मैं 330 ग्राम घोलता तो कितने घोलते, क्या कहते हैं, 3 ग्राम और घोल सकते थे। यदि मैं 1 ग्राम घोलता तो कितने और घोल सकते थे, 332 घोल सकते थे। तो इससे नीचे के जो भी हैं वो सब क्या होंगे, असंतृप्त होंगे। तो चौथा कौन सा हुआ, असंतृप्त विलयन।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त क्या हुए, विलय की मात्रा क्या हो, संतृप्तता से नीचे हो। संतृप्तता से नीचे कोई भी मान हो सकता है, उसे क्या कहेंगे अपन, असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतृप्त। अरे भाई मिस्टर ए जो थे, अपने ए साहब कितने समोसे खा सकते थे, 10। 9 ही खिला दिए तो और कितने खा सकते हैं बेटा जी, एक ही तो और खा सकता है। और एक खिला दिया होता तो कितने खा सकते थे, एक खिला दिया तो कितने खा सकते थे, 9 और खा सकते थे ना। क्लियर। तो इस कंडीशन को क्या बोल दिया, असंतृप्त बोल दिया। क्या बोल दिया, असंतृप्त बोल दिया। क्लियर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। चलिए अगली बात कर लेते हैं। 5वां विलयन जो आता है, 5वां विलयन मेरे पास आया, उस 5th विलयन को अपन लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। क्या बोल दिया, अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड विलयन। देखिए सुपर सैचुरेटेड विलयन क्या हुआ, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से ज्यादा हो। क्या हो गया, विलय की मात्रा क्या हो बेटा जी, संतृप्तता से ज्यादा हो। तो विलय की मात्रा संतृप्तता से ज्यादा हो रही है, तो ऐसे विलयन को क्या कह रहे हैं बेटा जी, अपन क्या कह रहे हैं, अति संतृप्त कह रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड कह रहे हैं। देखिए अब ध्यान रखिएगा, ये जब तक ही विलयन है, जब तक गतिज ऊर्जा देते हैं, स्थिर होने पर आधिक्य भाग अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। क्या हुआ, ऐसे विलयन तब तक ही विलयन है जब तक आप इनको गतिज ऊर्जा दे रहे हो। क्या दे रहे हैं, जब तक गतिज ऊर्जा दे रहे हैं। टेम्परेचर, यस टेम्परेचर इंक्रीज का भी डिस्कस कर रहे हैं, ताप का भी डिस्कस कर रहे हैं। विलेयता बदलती है, ताप में परिवर्तित होने पे संतृप्तता या विलेयता में क्या होता है बेटा जी, परिवर्तन होता है। कुछ विलयनों की बढ़ती है, कुछ की घटती है। वो डिपेंड करता है ऊष्मा शेपी है या ऊष्मा शोषी। क्लियर। चलिए अभी एग्जांपल से और डिस्कस करेंगे। अति संतृप्त क्या हुए, जब आपने विलेयता से ऊपर या संतृप्त स्थिति से ऊपर कुछ भी मिला दिया। देखिए 333 गुण घुल सकता था, मैंने इसको 350 ग्राम मिला दिया। तो जब तक आप इसको हिला रहे हो, जब तक आप इनको शेक कर रहे हो, हिला रहे हो, तब तक तो ये विलयन है। जैसे स्थिर हुआ ये 17 ग्राम, ये ज्यादा एक्स्ट्रा जो 17 ग्राम था, ये क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे आ जाएगा। यही एग्जांपल ले लेते हैं। अरे भाई मिस्टर ए कितने समोसे खा सकते थे, 10। मैंने जबरदस्ती 12 खिला दिए। अब क्या होगा, क्या होगा, लाल पीले नीले रो मेरे, पेट खराब, आधिक्य भाग बाहर, आधिक्य भाग क्या हो गया, अवक्षेप के रूप में निकल गया। तो संतृप्त विलयनों से ऊपर अगर कुछ भी डाल दिया तो उसे क्या कह दिया, असंतृप्त। ये जब तक ही है, हाँ 2 ही क्लास है बेटा जी, 2 ही क्लास है, दोनों क्लासें 4-4 घंटे की है। आप देखिएगा उसको खोल के, 4-4 घंटे की है। क्लियर। चलिए तो अति संतृप्त विलयन जो है, आपने अगर जैसे स्थिर हुआ तो आधिक्य मात्रा क्या हो जाएगी, आधिक्य मात्रा क्या हो जाएगी बेटा जी, अवक्षेप के रूप में नीचे आ जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या है, ताप में परिवर्तन पर, ताप में परिवर्तन पर संतृप्तता
या विलेयता, संतृप्तता को हमने क्या बोला था, विलेयता या सॉल्युबिलिटी बदलती है। कुछ पदार्थों की बढ़ जाती है, कुछ की घट जाती है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत अच्छा सा। अरे भाई शक्कर, चीनी गर्म दूध में ज्यादा घुलती है या ठंडे दूध में ज्यादा घुलती है? ऑब्वियसली गर्म में। इसका मतलब ताप बढ़ाऊंगा तो शक्कर की विलेयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता ताप के साथ घटती है। अच्छा एक और चीज बताओ, अपने वॉशिंग पाउडर जो है, डिटर्जेंट जो है, अपमार्जक जो है, वो ठंडे पानी में ज्यादा घुलते हैं गर्म पानी में? नहीं, ठंडे पानी में ज्यादा घुलते हैं। क्यों घुलते हैं? क्योंकि वो ऊष्माक्षेपी है। तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो, ताप बढ़ाओगा तो संतृप्तता बढ़ेगी, और ऊष्माक्षेपी है, ताप बढ़ाओगे तो संतृप्तता क्या होगी, घटेगी। क्लियर? तो यहां पे यह विलयन का पहला वर्गीकरण समाप्त होता है। किसके आधार पे था? सांद्रता के आधार पे। दूसरा डिस्कस कर रहे हैं, विलयन का दूसरा वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है बेटा जी विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। यहां क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। किसके आधार पे? विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके आधार पे डिस्कस कर रहे हैं? विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। गुड मॉर्निंग बेटा जी। तो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है बेटा जी मेरे पास 9 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। टेबल बना लेते हैं, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो विलयन, विलय, विलायक और उदाहरण। टेबल के फॉर्म में लिखेंगे जिससे आपको याद रह जाए। चलिए देखिए, पहले विलयन देख लेते हैं। पहले विलयन आते हैं मेरे पास द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन क्या हुआ? विलय और विलायक, विलायक की भौतिक अवस्था क्या है बेटा जी? द्रव है। विलायक की भौतिक अवस्था क्या है मेरे पास? द्रव है। तो पहला देख रहे हैं, विलायक क्या हो गया मेरे पास? द्रव हो गया। विलायक क्या हो गया? द्रव। क्योंकि हमने पहले कहा था विलयन की जो भौतिक अवस्था है, विलयन की भौतिक अवस्था। अच्छा इस पे ये क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। चेंज कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, अवक्षेप प्रेसिपिटेट। यस, चलिए अवक्षेप क्या हो गया? प्रेसिपिटेट। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मेरा विलयन, विलय, विलायक और उदाहरण। क्लियर? क्या डिस्कस कर रहे हैं? विलय, विलायक और उदाहरण को डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, पहले आते हैं बेटा जी मेरी द्रव्य विलयन। कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? द्रव्य विलयन। तो द्रव्य विलयन क्या हो गया बेटा जी? विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव अवस्था है। हम बहुत अच्छे से करके आए थे, अभी डिस्कस करके आए थे हम लोग। क्या कह रहे थे हम लोग? कि विलयन की भौतिक अवस्था, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा जी, नीचे की लाइन जो आपको नहीं दिख रही थी। क्या बोला? ये विलयन जब तक ही विलयन है जब तक आप इनको गतिज ऊर्जा देते हैं। जैसे ही स्थिर हुए तो आधिक्य भाग की क्या होगा? अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। आधिक्य भाग क्या होगा बेटा जी? अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। चलिए, तो
पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन का मीनिंग क्या हो गया बेटा जी? विलय किसमें है? द्रव अवस्था में। विलायक किसमें है? द्रव अवस्था में। तो विलायक की द्रव अवस्था के आधार पर देखो विलय क्या हो सकता है? ठोस। विलय ठोस है और विलायक क्या है बेटा जी? द्रव अवस्था में। विलय ठोस और विलायक क्या है? द्रव अवस्था में। चलिए देखिए, तो इसके उदाहरण लूं, नमक प्लस जल का विलयन, शक्कर प्लस जल का विलयन, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ठोस द्रव के एग्जाम्पल हो गए। तो विलय ठोस था, विलायक क्या है मेरा? द्रव अवस्था में। दूसरा लूं, द्रव यानी विलय भी द्रव अवस्था में है और विलायक भी किसमें बेटा जी? द्रव अवस्था के अंदर उपस्थित है। विलय भी किसमें है? द्रव अवस्था में। और विलायक भी किसमें बेटा जी? द्रव अवस्था के अंदर उपस्थित है। लाइक मैं एग्जाम्पल लूं, एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल प्लस जल इसका एग्जाम्पल है। या और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, लाइक अम्ल H2SO4 द्रव अवस्था में होता है, इसका विलयन किसमें बनाया? जल में मिलाया। तो ये भी किसका हो गया? जलीय विलयन के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? तीसरा ले लेते हैं हम लोग, गैस। तो विलय क्या है मेरे पास? गैसीय अवस्था में है। और विलायक क्या है बेटा जी? मेरे पास द्रव अवस्था में है। विलय किसमें है? गैसीय अवस्था में। और विलायक किसमें बेटा जी? द्रव अवस्था के अंदर उपस्थित है। लाइक इसके एग्जाम्पल लें, लाइक आपके एग्जाम्पल हो गया सोडा वाटर। कौन सा एग्जाम्पल हो गया? सोडा वाटर। तो CO2 क्या हुआ बेटा जी? CO2 किसमें है? जल के अंदर है। या और एग्जांपल ले लेते हैं आपके शीतल पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है आपके, कोल्ड ड्रिंक जिनको आप कहते हैं, वो भी किसके एग्जांपल हो गए? इसके एग्जांपल हो गए। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। दूसरे विलयन आते हैं बेटा जी मेरे पास, द्रव विलयन तो कर लिए, दूसरे कौन से आते हैं? ठोस विलयन। दूसरे विलयन कौन से आए? ठोस विलयन आए। तो ठोस विलयन में क्या हो गया? विलायक क्या हो गया बेटा जी? मेरे पास ठोस हो गया। विलायक किसमें हो गया? ठोस अवस्था के अंदर उपस्थित है। विलायक किसमें है मेरे लाल पीले नीले रो? ठोस अवस्था के अंदर है। लाइक मैं एग्जांपल ले लूं, विलायक क्या है? ठोस है। तो विलायक क्या हो गया बेटा जी? ठोस हो गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? लाइक एग्जांपल ले लें ठोस और ठोस का, यानी विलय भी ठोस अवस्था में है, विलायक भी ठोस अवस्था के अंदर है, तो वो इसके एग्जांपल हो गए। क्लियर? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपके मिश्र धातुएं जितनी भी हैं वो सब इसका एग्जांपल है। मिश्र धातुएं जितनी भी हैं वो सब क्या है? इसका एग्जांपल है। लाइक मैं एग्जांपल ले लूं, पीतल, क्या कहते हैं, कांसा, इस्पात, ये सब किसके हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये किसका था? मिश्र धातुओं के उदाहरण है। क्लियर? अगले देखें, द्रव और ठोस। विलय क्या है? द्रव अवस्था में है। और विलायक किसमें है बेटा जी? ठोस अवस्था में है। लाइक इस एग्जाम्पल क्या हुए? अम्लगम। अम्लगम इसके एग्जाम्पल हुए। क्लियर? अम्लगम हुए। लाइक सोडियम मरकरी अम्लगम। तो सोडियम में क्या किया? मरकरी को डाला। इंग्लिश में भी अम्लगम ही बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? अम्लगम। ब्रास, ब्रॉन्ज, और दैट इज स्टील। क्लियर? चलिए तीसरा हुआ गैस और ठोस। गैस और ठोस, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे स्पंज हो गया मेरे एग्जाम्पल। क्लियर? या धातुओं पर गैसें अधिशोषित होती है। अधिशोषण का मतलब होता है एड्सॉर्प्शन। क्या एग्जाम्पल हो गया? एड्सॉर्प्शन एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? चलिए तीसरे विलयन देख लेते हैं। तीसरे विलयन आते हैं बेटा जी मेरे पास द्रव गैसीय विलयन। कौन से आए? गैसीय विलयन।
तो गैसीय विलयन में क्या हुआ बेटा जी? विलय क्या है? ठोस द्रव गैस हो सकता है, विलायक किसमें है? गैस अवस्था में। तो ऐसे विलयन हो जिसमें विलायक किसमें हो बेटा जी? गैस अवस्था में उपस्थित हो। विसरण, विसरण कहां बोला बेटा जी? समझ में नहीं आया। मैं विसरण पूछ रहे हैं, विसरण पूछ रहे हैं कविता जी। विसरण होता है दो पदार्थों का या दो से ज्यादा पदार्थों का आपस में एक दूसरे में पूर्णतः अंतः मिश्रित होना। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कल डिस्कस किया था, वीडियो देखिएगा दोबारा रिपीट। और चलिए, तो गैस, विलायक क्या है? गैस है। अब विलय क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल लू इसका, तो क्या हो गया? धुआं हो गया मेरे पास। तो कार्बन के कण क्या थे? ठोस अवस्था में है। किसमें है? वायु में है। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्लास का टाइमिंग 1 बजे तक है बेटा जी। आज केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो ठोस और गैस, तो धुआं हो गया इसका एग्जाम्पल। क्लियर? और क्या एग्जाम्पल हो गया इसका? लाइक आंधी चलती है, आंधी हो गए, या वायु में धूल के कण। वायु में धूल के कण इसके एग्जाम्पल हो गए बेटा जी। क्लियर? डन। चलिए अगले ले लेते हैं। द्रव और गैस, यानी विलय द्रव अवस्था में है, विलायक किसमें है? गैसीय अवस्था के अंदर उपस्थित है। लाइक इसका एग्जाम्पल ले लूं, कोहरा, फुहार, कीटनाशक का छिड़काव। तो कोहरे में डिस्कस करूं, जल की बूंदे वायु के अंदर उपस्थित होती है, फुहार में भी जल की बूंदे हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है? इसके। नाउ नेक्स्ट, गैस, गैस, विलय और विलायक दोनों गैस है। विलय और विलायक दोनों गैस है, तो किसका, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वायु या विभिन्न गैसों के मिश्रण। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो यहां पे ये विलियन वाला पार्ट जो था, विलियन का वर्गीकरण, वो हम लोगों ने फिनिश किया। क्लियर? अगला टॉपिक आता है कोलाइड। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलाइड को। जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। क्विकली नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कोलाइड। गुड मॉर्निंग बेटा जी। नौ बजे स्टार्ट हुई थी बेटा जी क्लास। हमने भौतिक रासायनिक परिवर्तन कर लिए, विलियन डिस्कस कर लिए। चले आगे? चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा जी, बहुत आसान सब्जेक्ट है, आसानी से समझ में आइएगा। हो गया नोट? चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला इसी का रिलेटेड हमारे पास दूसरा पार्ट आता है, कोलाइड या कोलाइडी विलियन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, एक पार्ट हो गया। स्ट्रीमिंग चेंज करोगे? स्टार्ट करते हैं। नहीं 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 करें, ये आएगी।
11:20 का। हाँ भाई, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगला टॉपिक अभी 20 मिनट बाद 11:20 पे प्रारंभ होगा, अम्ल क्षार और लवण वाला टॉपिक, जिसके बाद ये कोलाइड विलयन, अम्ल क्षार लवण, ये सब उसी में आएगा। देन उसके बाद आपकी केमिस्ट्री वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से 11:20 पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।